Hello everyone, myself Anand Dwivedi welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Betia. Dear students, today we are going to study the geography of class 10, chapter 6, manufacturing industries. The next topic is sugar industry. India stands second as world producer of sugar, but occupies the first place in the production of गुड़ and खांडसारी. भारत का जो स्थान है शुगर के प्रोडक्शन में वो सेकंड है, यानी पूरी दुनिया में भारत शुगर के प्रोडक्शन में सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन गुड़ और खांडसारी के प्रोडक्शन में भारत का स्थान पहला आता है. The raw material used in this industry is bulky and its haulage, its sucrose content reduces. जो रॉ मटेरियल्स हैं इसके वो काफ़ी बल्कि होते हैं, हेवी होते हैं, और इसमें जो सुक्रोज होता है यह कंटेंट अपने आप रिड्यूस होने लगता है. द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश. ये वो स्टेट हैं जहां पर शुगर इंडस्ट्री लगाए गए हैं. 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. शुगर मिल्स सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में लगाए गए हैं. 60% इंडस्ट्रीज जो है, मिल्स जो हैं, वो केवल इन दो राज्यों में हैं. ये कौन से राज्य हैं? सो दे आर उत्तर प्रदेश एंड बिहार. This industry is seasonal in nature, so it is ideally suited to the cooperative sector. Can we explain why is so? यह इंडस्ट्री सीजनल नेचर का होता है, यानी साल के कुछ ही महीनों में यहाँ प्रोडक्शन होते हैं और बाकी समय प्रायः ये मिल बंद होता है, इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए यह काफी सुटेबल माना जाता है. In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western state, especially in Maharashtra. This is because the cane produced here has a higher sucrose content. अभी रिसेंट में एक विशेष टेंडेंसी डेवलप हुई है. अब जो मिल के कंसंट्रेशन है वह बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना में आपको महाराष्ट्र में ज़्यादा लग रहे हैं, यानी एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है. और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो केन प्रोड्यूस होता है महाराष्ट्र में, उसमें सुक्रोज की जो मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. साथ ही साथ कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रॉसिंग सीजन. क्योंकि समुद्र के किनारे का ये इलाका है और क्लाइमेट यहाँ कूल होता है, जिसकी वजह से क्रॉसिंग सीजन भी थोड़ी लंबी हो जाती है. Moreover, the cooperatives are more successful in these states. और एक और भी कारण है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स यहाँ काफी अधिक सक्सेसफुल रहा है. तो ये कारण है जिसकी वजह से मिलों का कंसंट्रेशन महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बढ़ रहा है. Major challenges include the seasonal nature of industries, old and inefficient method of production, transport delay in the reaching cane to factories, and the need to maximize the use of baggage. अगर हम शुगर इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस की बात करें, उनकी कठिनाइयों की, उनकी समस्याओं की बात करें, तो सबसे बड़ी समस्या है इनका सीजनल नेचर. यानी वर्ष में कुछ ही महीनों तक यह इंडस्ट्री चलता है, बाकी समय बंद रहता है, जिसकी वजह से अनावश्यक खर्च बढ़ते हैं और प्रोडक्शन का एवरेज कम होता है. ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड, जो प्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो ओल्ड हो चुके हैं और ये इनएफिशिएंट हैं, दक्ष नहीं है. ट्रांसपोर्ट का डिले भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जब गन्ना यानी केन फैक्ट्रीज में लेट से पहुंचते हैं तो वो सूख जाते हैं, जिससे सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है और कम चीनी ही गन्ना से निकल पाता है. इसलिए अब आवश्यकता है कि इसे अपग्रेड किया जाए, ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जाए. साथ ही साथ जो इसके बैगेज होते हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके यूज अभी वर्तमान समय में बहुत कम होता है. तो इसके यूज को, इसके बैगेज के यूज को मैक्सिमाइज यानी अधिक से अधिक करने की आवश्यकता है. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज.
Industries that use minerals and metals as raw materials are called mineral based industries. ऐसे इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल्स के रूप में मिनरल्स या मेटल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी? क्या आपको कुछ ऐसे नाम याद आ रहे हैं जो मिनरल इंडस्ट्री में रखे जाएंगे? तो ऑफ कोर्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को आप रख सकते हैं, कॉपर इंडस्ट्रीज को रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। The first major mineral based industry is iron and steel industry, which we are going to study now. The iron and steel industry is the basic industry since all the other industries, heavy, medium, or light, depend on it for their machinery. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एक बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि इस इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं इसका इस्तेमाल दूसरे इंडस्ट्रीज में मशीनरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो इंडस्ट्री मीडियम हो, लाइट हो या हेवी हो। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। स्टील का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में होता है इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो हम लोग विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग गुड्स के लिए स्टील का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में, यानी बिल्डिंग का निर्माण करना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। डिफेंस में तरह तरह के हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, मेडिकल में इसका इस्तेमाल होता है, टेलीफोन में इस्तेमाल होता है और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आयरन एंड स्टील हमारे लिए बहुत उपयोगी है। Let us come to understand the process of formation of steel. Now, production and consumption of steel is often regarded as the index of country's development. किसी देश के डेवलपमेंट के इंडेक्स के रूप में आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को भी यूज किया जाता है। यानी जिस देश में जितना ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन होता है और कंजम्पशन होता है वह देश उतना ही ज्यादा डेवलप माना जाता है। आयरन एंड स्टील इज अ हेवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज द फिनिश्ड गुड्स आर हेवी एंड बल्की, entailing heavy transportation cost. Iron ore, coking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. स्टील के जो रॉ मटेरियल्स हैं और जो इसके प्रोडक्ट्स हैं दोनों ही काफ़ी हेवी होते हैं और बल्कि होते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। आयरन के फॉर्मेशन में, आयरन को बनाने में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो है आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन। इन तीनों को 4:2:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, यानी आयरन ओर अगर 4 क्विंटल है तो उसमें 2 क्विंटल आपको कोकिंग कोल की आवश्यकता होगी और फिर 1 क्विंटल आपको लाइमस्टोन की आवश्यकता पड़ेगी। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। स्टील को हार्ड करने के लिए कुछ मात्रा में हमें मैग्नीज की भी आवश्यकता होती है। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी लोकेटेड आइडियली, यानी स्टील प्लांट्स कहाँ पे लगाए जाने चाहिए? रिमेंबर दैट द फिनिश्ड products also need an efficient transport network for their distribution to the markets and consumers. यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है कि ये भी ध्यान रखें कि जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी हेवी और बल्कि होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, इसलिए इस इंडस्ट्रीज को ऐसे जगह पे लगाए जाने चाहिए जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी काफ़ी बेहतर हो और मार्केट नज़दीक हो। In 2016, with 95.6 million tons of crude steel production, India ranked third among the world crude steel producers. वर्ल्ड में क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में भारत का जो रैंक है वो तीसरा है। भारत 2016 में 95.6 मिलियन टन क्रूड स्टील का प्रोडक्शन किया था। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। आयरन की एक वैरायटी होती है स्पंज आयरन जो लो क्वालिटी की होती है, इसमें इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अबाउट 63 kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 2008 kg। तो भारत में पर हेड यानी एक व्यक्ति के द्वारा एक साल में 63 kg
आयरन का इस्तेमाल होता है, जबकि पूरे वर्ल्ड में इसका जो एवरेज है वो है 208 kg। तो हम कह सकते हैं वर्ल्ड एवरेज से भारत में स्टील का कंजम्पशन काफ़ी कम होता है, और ये हमारे देश के पिछड़ेपन का एक इंडेक्स भी है। दिस टेबल शोज द प्रोडक्शन इन मेट्रिक टन्स पर एनम। हर साल जो स्टील के प्रोडक्शन होते हैं उनके अमाउंट को यहाँ दर्शाया गया है। 2010-11 यानी 2010-11 में जो स्टील के प्रोडक्शन यहाँ देखने को मिले वो था 68.62 मीट्रिक टन्स। 11-12 में यह अमाउंट बढ़ करके 75.70 मीट्रिक टन्स हो गया। इन 12-13 इट बिकेम 81.68 and then 87.67, again 92.16 metric tons, and then 15-16 91 metric tons, and in 2016-17 101.3 मीट्रिक टन्स। यानी हम कह सकते हैं कि लगातार भारत में स्टील के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। इसमें विकास होना चाहिए। Mini steel plants are smaller, have electric furnaces, use steel scraps and sponge iron. मिनी स्टील प्लांट्स छोटे होते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक फर्नांसेस का यानी बिजली से संचालित चूल्हे का इस्तेमाल होता है। स्टील स्क्रैप्स का यूज यहाँ होता है और स्पंज आयरन यूज किया जाता है। दे हैव री रोलर्स दैट यूज स्टील इनगॉट्स एज वेल। इसमें री रोलर्स यूज होते हैं जिसमें स्टील का यूज किया जाता है। दे प्रोड्यूस माइल्ड एलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो माइल्ड और एलॉय स्टील का ये प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है, प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील। स्टील का प्रोडक्शन कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू प्लांट। इस प्रोसीजर में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट के द्वारा रॉ मटेरियल्स को साइट पे ले जाया जाता है। देन ब्लास्ट फर्नांस, आयरन ओर इज स्मेल्टेड। यहाँ पर आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है। लाइम स्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल्स विच इज एडेड। यहाँ पर लाइम स्टोन को इसमें यूज किया जाता है। स्लैंग इज रिमूव्ड, जो इसमें अनावश्यक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, जिसको स्लैंग कहा गया है। कोक इज बर्न टू हीट द ओर, और यहाँ पर ओर को हीट करने के लिए एनर्जी के रूप में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद ये पिग आयरन, मॉल्टन मटेरियल्स पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स। अब यहाँ जो पिघले हुए अवस्था में आयरन होगा, इसको दूसरे कंटेनर में पोर किया जाता है, डाल दिया जाता है, और यहाँ पर जो आयरन हमें प्राप्त होता है उसको पिग्स कहा जाता है। ये पिग्स आयरन फर्दर स्टील मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज। तो एक बार फिर यहाँ आयरन को मेल्ट करते हैं और इसे ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज करते हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम को इसमें ऐड किया जाता है। और लास्ट स्टेप है शेपिंग मेटल्स, रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉर्जिंग। ये वो प्रक्रिया है जिसके तहत डिजायर्ड शेप दिया जाता है स्टील को। तो इस तरह से प्रोसेस होते हैं स्टील के मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ पर भारत का मैप दिया गया है, इंडिया आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आयरन स्टील प्लांट्स इंडिया में कहाँ लगे हुए हैं? साउथ इंडिया में आप यहाँ देख सकते हैं, सालेम, भद्रावती, विजयनगर। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़े, विशाखापट्टनम, भिलाई, यहाँ पर राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरह के इंडस्ट्रीज लगाए गए हैं। मिनी स्टील प्लांट के बारे में हमने वहाँ समझा था। अब समझते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या होता है। तो एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज, handles everything in one complex from putting together raw materials to steel making, rolling and shaping। एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बहुत बड़ा होता है और ये प्रोसेसिंग के हर एक पार्ट को कवर करता है, रॉ मटेरियल्स एकत्र करने से लेकर के और उसकी फाइनल मेकिंग तक, शेपिंग तक सारी प्रक्रियाएं एक ही इंडस्ट्री में यानी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में ही होता है। Most of the public sector undertakings market their steel through Steel Authority of India।
भारत में जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें से अधिकांश अपने स्टील को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से यानी सेल के नाम से उसे बेचते हैं। In 1950, China and India produced almost the same quantity of steel. 1950s में चाइना और इंडिया दोनों ने लगभग एक ही समान मात्रा में स्टील का प्रोडक्शन किया करते थे, लेकिन आज चाइना इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील ऑल्सो। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में पाया जाता है। इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन हैज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। और इस इंडस्ट्रीज को यहाँ कंसंट्रेट होने का जो कारण है वो सभी लाभ, वो सुविधाएं जो इस एरिया में पाया जाता है, जो इस इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। These include low cost of iron ore, high grade raw materials in proximity। इसमें जो फैक्टर शामिल हैं वो है यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, आयरन ओर है, उसका कॉस्ट कम है। साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल्स है वो अच्छे क्वालिटी में है, हाई ग्रेड में है और ये प्रॉक्सिमिटी में है यानी नज़दीक है। चीफ लेवल एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। होम मार्केट में चीप लेवल भी मिल जाता है, चीप रेट में मिल जाता है और यहाँ पर वास्ट ग्रोथ के पोटेंशियल भी हैं। दो इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। यद्यपि भारत आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है पूरे वर्ल्ड में, वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म आवर फुल पोटेंशियल लार्जली। आज हम बड़े पैमाने पर अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और इनके कुछ कारण हैं। तो क्या कारण है कि आयरन के प्रोडक्शन में हम अपने पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं? तो उनमें पहला पॉइंट है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। यानी हमारे यहाँ जो कोकिंग कोल है उसकी कीमत काफ़ी अधिक आती है और ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। द सेकेंड कॉज इज लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यानी यहाँ के जो लेबर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी लो है, इनका स्किल बहुत बेहतर नहीं है। द थर्ड वन सी इज इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। यानी यहाँ पर एनर्जी की सप्लाई इरेगुलर है, कंटिन्यू नहीं है। एंड डी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो चौथा फैक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, जिसकी वजह से यहाँ पर पर्याप्त प्रोडक्शन नहीं हो पाते हैं। यह जो बार ग्राफ दिखाया गया है क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना, यह इंडिया और चाइना में क्रूड स्टील के प्रोडक्शन का चार्ट है। हम यहाँ देख सकते हैं 2012 से लेकर 2016 के बीच का ये चार्ट दिखाया गया है। यहाँ जो ब्लू पार्ट या ग्रीन पार्ट जो दिखाया गया है वो इंडिया को दर्शाता है, वहीं जो रेड बार्स आप चाइना को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं चाइना का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया की तुलना में काफी ज्यादा है। 2012 में जहां 77.3 मिलियन टन्स प्रोडक्शन यहाँ हो रहे थे, वहीं 731 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन चाइना कर रहा था और हर साल इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इस क्रूड स्टील प्रोडक्शन में भारत चाइना से काफी पीछे दिखाया गया है। We also import good quality of steel from other countries। हम लोग दूसरे देशों से अच्छे क्वालिटी के स्टील इंपोर्ट भी करते हैं। However, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demand। हमारे यहाँ जितने स्टील के प्रोडक्शन होते हैं वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। Liberalization and foreign direct investment have given a boost to the industry with the effort of private entrepreneurs। यहाँ पर जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इंटरप्राइजेज हैं इनके साथ साथ लिबरलाइजेशन की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अधिक बढ़ा है, जिससे इस इंडस्ट्रीज को काफ़ी लाभ मिल रहा है। देयर इज अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील कॉम्पिटिटिवली।
अब आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक रिसोर्स का इस्तेमाल करें रिसर्च में, डेवलपमेंट में, ताकि हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर स्टील का प्रोडक्शन कर सकें।